नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट 2021 को लेकर हम लगातार रणनीति बना रहे हैं और उसी के अनुरूप हम आपको साइकोलॉजी, साइंस, टीचिंग मेथड्स, पॉलिटी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लगातार आप सबका स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है और प्रत्येक वीडियो को बहुत गहराई से आप देख रहे हैं। कमेंट्स आपके मुझे कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं। टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आप लगातार अपनी बात मुझ तक पहुंचा रहे हैं और उसी के अनुरूप मैं लगातार आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता जा रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा था अधिगम की, हमने क्लास पढ़ी है इससे पहले, और अधिगम में हम अधिगम के सिद्धांत संबंधित क्लास हम 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट आज शाम को 8:15 बजे रिलीज होगा। और ये जो क्लास है ये अधिगम के सिद्धांत की ही क्लास है। और अधिगम के सिद्धांत में आज हम जो मनोवैज्ञानिक थे क्लार्क एल हल, उनके द्वारा दिया गया जो पुनर्बल का सिद्धांत था, रेनफोर्समेंट का जो सिद्धांत था, आज उसी थ्योरी को आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इससे पहले एक पुनर्बल, ये जो अपना अधिगम का जो पहला सिद्धांत आया था, उस पार्ट में हमने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का भी सीखने के जो नियम थे वो हमने बताए थे। उसमें मैंने आपको एक जुगाड़ दिया था बहुत अच्छा, और वो जुगाड़ था रीट। रीट से मैंने बनाया था कि T फॉर थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। R4 होगा ये आपका जो लॉ ऑफ जो रेडिनेस का नियम है, और ई से था लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम, और ई से था लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम। तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का जो नियम था, इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज के नियम में प्रिय मित्रों, यानी कि अभ्यास के नियम में, थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि बालक को बार बार अभ्यास करवाइए। जब बालक बार बार अभ्यास करेगा तो वो उस चीज को सीखेगा। और उसने जैसे कहावत है अपन सबकी सुनी हुई है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, यानी लगातार अभ्यास करते रहिए। लगातार अभ्यास करेंगे। देखिए एक रस्सी होती है और कुएं से जब पानी निकालते हैं रस्सी से, तो लगातार जब वो किसी पत्थर पे गिरती है तो वो कमजोर होने के बावजूद भी पत्थर को काट देती है, क्योंकि वो लगातार अभ्यास करती है और लगातार अभ्यास करने से उसे सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इन्होंने इस बात में, अभ्यास के नियम में, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर जो अनुबंधन, यानी आपका जो उद्दीपक है, जो आपका टारगेट है, उसके लिए जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं, जो रेस्पॉन्स आप कर रहे हैं, उनके बीच में जो अनुबंधन बनता है, जो बॉन्डिंग बनती है, अगर वो बॉन्डिंग आपकी, उस बॉन्डिंग के लिए अगर आप अभ्यास बार बार नहीं करते हैं तो बॉन्डिंग कमजोर होगी। और थॉर्नडाइक कहते हैं अगर बॉन्डिंग कमजोर होगी तो अधिगम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर अभ्यास बार बार किया गया तो क्या होगा कि बॉन्डिंग मजबूत बनेगी, उसके बीच बनने वाला अनुबंधन जो है वो मजबूत होगा तो अधिगम कर लेंगे। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा भी होगा कि थॉर्नडाइक जो है 1930 में जाकर के इस बात से पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं। वो 1930 में थॉर्नडाइक खुद कहते हैं कि हमेशा ही बार बार अभ्यास करने से अनुबंधन मजबूत हो, यह हमेशा ही सत्य नहीं होता है, और बार बार अभ्यास नहीं करने से अनुबंधन मजबूत नहीं हो, यह भी हमेशा सत्य नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया भी था प्रिय विद्यार्थियों कि स्कूल में जब आपने स्कूल में पढ़ना शुरू किया, और जब आपने स्कूल लास्ट टाइम छोड़ा, आपकी 12th क्लास के बाद जब आपने स्कूल छोड़ा, तब तक आपने स्कूल में हमेशा प्रार्थना की। और जब आपने हमेशा प्रार्थना की, रोजाना आपको प्रार्थना करवाएगी, तो आज भी आपकी वो प्रार्थना याद नहीं है, बल्कि आपने उसका रोज अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद भी वो आपके आज भी याद नहीं है। वो उन 3 विद्यार्थियों को भी आज याद होगी जो सामने बैठ के प्रार्थना करते थे, लेकिन आप सबके वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि अभ्यास हुआ, लेकिन अभ्यास के अंदर पूरी तत्परता नहीं थी, और आपकी जो मनोवृत्ति है, आपकी जो अभिवृत्ति है, वो उसके लिए आपको तैयार ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो आपके तैयार नहीं हो पाया। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जैसे एक हम देखें कि कोई गाना है, फिल्म का कोई गाना है, या कोई फिल्म है, कोई अन्य कोई क्षेत्रीय जो स्टेट वाइज जो गाने चलते हैं वो गाना है, आपने सुना और सुनते ही आपके दिमाग में वो सेट हो गया, जबकि उसके लिए तो आपने अभ्यास ही नहीं किया। तो ये जो थॉर्नडाइक ने 1930 में जो अपनी दोबारा से इस सिद्धांत के विपरीत में उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, वो यहाँ सिद्ध होता है। इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं सिद्ध होता है। इन सब के बाद उपयोग और अनुप्रयोग का जो है, उन्होंने इसी सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया था, इस नियम को, और उन्होंने उपयोग और अनुप्रयोग का नियम दिया था। तो आपको ये देख लेना है, उपयोग और अनुप्रयोग। ये कई बार सवाल पूछता है। देखिए रीट का जो एग्जाम था, रीट L1
L1 में साइकोलॉजी का जो चैप्टर था, साइकोलॉजी का जो पार्ट था 2018 वाली रीट भर्ती की बात मैं कर रहा हूं, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि उपयोग और अनुप्रयोग का नियम निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। और उसमें उन्होंने जो है दिया लॉ ऑफ रेडीनेस दिया, यानी कि तत्परता का नियम दिया, और उन्होंने इसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम दिया। उन्होंने एक्सरसाइज का नियम नहीं दिया, और एक ऑप्शन और दिया था लास्ट में, उन्होंने लिखा नन ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कौन है, तो उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन यहां क्लिक करना था। तो इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना कि उपयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है वो अभ्यास के नियम के तहत आता है। और थॉर्नडाइक ने 1930 में जब अपने सिद्धांत के विपरीत स्टेटमेंट दिया था तो उसमें उन्होंने इस बात को समझाया था। आइए आज हम इसके बाद आगे की आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ। आगे है प्रिय विद्यार्थियों कि एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन मनोवैज्ञानिक का नाम था क्लार्क एल हल। क्या नाम था? क्लार्क एल हल, यानी कि सी एल हल। क्या नाम था उनका? सी एल हल। ध्यान रखना इस बात को, सी एल हल ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उसका नाम था पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि रेनफोर्समेंट। अब ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को चाहे हम सबलन का सिद्धांत कह दें, चाहे हम प्रबलन का सिद्धांत कह दें, यानी कि कोई बालक है उसे अधिगम करवाना है, तो अधिगम करवाने के लिए उसकी आवश्यकता में कमी लानी पड़ेगी, और आवश्यकता में कमी लाएंगे तो बालक सीखेगा। ये बात कहते हैं प्रबलन कीजिए, यानी जो आपका जो बालक है उसका पुनर्बलन कीजिए, उसे उस तरीके से इतना बल दे दीजिए कि वो उस चीज को पाने के लिए जल्दी कोशिश करे। जैसे यानी चालक में कमी लानी है, और चालक में कमी जैसे आपने इससे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुझसे सीखा था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लार्क एल हल जो है वो कहते हैं कि वो जो बिल्ली थी उस बिल्ली के लिए चालक का काम कौन था? चालक का काम। मैंने इससे पहले जो वीडियो पढ़ाया नहीं देखा है तो अभी पहले उसको देख लें। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि जब मैंने अधिगम के सिद्धांत सबसे पहले आपको पढ़ाए तो अधिगम के सिद्धांत में जहां मैंने दोनों के अंदर अंतर समझ लीजिए, चाहे उनकी जो थ्योरी है उसकी एक समरी मैंने जो पहले बताई, अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये सिद्धांतों को समझने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वहां चालक मैंने बताया कौन था? भूख। यानी वो बिल्ली जो है वो पिंजरे में और बार बार लीवर पे पैर मार रही थी, और बार बार वो लीवर पे उल्टे सीधे प्रयत्न कर रही थी। लीवर पे पैर लग गया, खुल गया, वो बात की बात है, काफी प्रयास करने के बाद खुलता है, ठीक है। तो जब उसका लीवर पे पैर लगा, वो पैर क्यों लगा? क्योंकि बिल्ली कैसी थी? भूखी। और भूखी जो बिल्ली थी, और बाहर क्या रखा था? भोजन। तो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए बिल्ली के बहुत ज्यादा भूख पहले से उसे जो है भूख जो है वो उसके लिए चालक का काम कर रही थी, ठीक है, उसके लिए ड्राइव का काम कर रही थी। और वो जो भूख थी वो भूख ही यहाँ चालक थी, वही यहाँ ड्राइव थी, और ड्राइव जो थी यहाँ उसी के कारण बिल्ली बार बार इस तरह के प्रयत्न कर रही थी। तो क्लार्क एल हल यही बात समझाते हैं कि उस बिल्ली ने प्रयत्न क्यों किया, उस बिल्ली ने उस जो है गेट को खोलना कैसे सीखा, वो उस बिल्ली ने अधिगम कैसे सीखा? उसने इसलिए सीखा क्योंकि उसे भूख जो है वो बार बार परेशान कर रही थी, और भूख परेशान करने के कारण वो उछलकूद कर रही थी, यानी चालक था। और जब चालक था तो चालक के कारण उसे क्या हो गया? अधिगम हो गया। तो ये क्लार्क एल हल यही बात समझाते हैं कि आवश्यकता ह्रासन, यानी आवश्यकता ह्रासन यानी कि कमी लाओ, आवश्यकता में कमी लाओ, और आवश्यकता में कमी लाओगे तो क्या होगा? अवकलन होगा। क्या होगा? अवकलन। अवकलन का मतलब भी यहां क्या है? कमी। तो अगर आवश्यकता में ह्रासन लाएंगे, आवश्यकता में कमी लाएंगे, तो बिल्ली को क्या मिलेगा? पुनर्बलन। और कोई भी बालक है चाहे कुछ भी है उसको पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन मिलेगा तो उसमें क्या होगा? अधिगम होगा। क्या होगा? अधिगम होगा। अब बिल्ली थी, बिल्ली में चालक तो है भूख, ठीक है, लेकिन बाहर आपने कोई खाना ही नहीं रखा। जब आपने बिल्ली के लिए बाहर को खाना ही नहीं रखा, उसमें चालकता आपने बहुत ज्यादा पैदा कर दी, भूख बहुत ज्यादा पैदा कर दी। अब आपने उसके लिए बाहर कुछ भी नहीं रखा। अब जब बाहर आपने कुछ भी नहीं रखा तो उस स्थिति में जो बिल्ली है उस बिल्ली की आवश्यकता में कमी नहीं आएगी, और बिल्ली की आवश्यकता में कमी नहीं आएगी तो उछलकूद नहीं करेगी, और उछलकूद नहीं करेगी तो बिल्ली तो वही मर जाएगी। अब मर जाएगी तो बिल्ली को सिखाएंगे किसे? जब बिल्ली मर गई, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही मर गई, तो हम सिखाएंगे कैसे? तो वो कहते हैं कि उसकी आवश्यकता में कमी लाइए, और आवश्यकता में कमी लाएंगे तो यही तो पुनर्बलन है। वो कहते हैं जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। जैविक आवश्यकता क्या होती है प्रिय मित्रों?
जैविक आवश्यकता यानी जीव की आवश्यकता, और जीव की आवश्यकता का मतलब यहां जन्मजात आवश्यकता, और जन्मजात आवश्यकता का मतलब जैसे भूख है, ये क्या है, उस जीव की जैविक आवश्यकता है, वो उसको प्यास लग रही है, ये क्या है, ये जो प्यास लग रही है उसे, ये क्या है, ये उसकी जैविक आवश्यकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये भूख लग रही है, इस भूख की आवश्यकता है उसे, और इस भूख की आवश्यकता में कमी कैसे लाएंगे, कमी लाएंगे उसे भोजन देकर। अगर उसे भोजन दे देंगे तो उसकी आवश्यकता में कमी आएगी क्या, उसकी आवश्यकता में कमी आ जाएगी। अगर उस बिल्ली को हम अंदर ही भोजन दे देते तो क्या बिल्ली उसके अंदर प्रयास करती, और बिल्ली प्रयास नहीं करती, उछल कूद नहीं करती तो लीवर पे पैर नहीं लगता, और लीवर पे पैर नहीं लगता तो वो सीखती नहीं। अब हमने थोर्नडाइक के सिद्धांत में सीखा कि बिल्ली अधिगम करना सीख गई, बार बार प्रयास किया, भूल हुई, प्रयत्न किया, भूल हुई, त्रुटि हुई, सीख गई बिल्ली। क्या सीख गई, दरवाजा खोलना सीख गई। यानी अब की बार जब बिल्ली को अंदर बंद कर दिया गया और बाहर भोजन रखा गया तो बिल्ली ने फटाफट लीवर पे पैर मारा, उधर से दरवाजा खोला, भोजन कर लिया, बात खत्म, सीख गई, गेट कैसे खोलना ये बात सीख गई। ठीक है, तो ये कहते हैं जो अपने क्लार्क एल हल जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि अगर उसकी आवश्यकता में कमी लाई जाएगी, आवश्यकता में कमी, तो आवश्यकता में कमी लाई जाएगी तभी वो क्या होगा, वो ये आवश्यकता में कमी लाना उसके लिए क्या है, पुनर्बलन का काम करता है, एनफोर्समेंट का काम करता है। और ये आवश्यकता में कमी जब लाई जाएगी तो ही वो क्या करेगा, अधिगम करेगा। लेकिन पहले उसे आवश्यकता तो हो, आवश्यकता नहीं होगी तो अधिगम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इस बिल्ली को अच्छी तरह से खिला पिला के बैठा दिया जाता तो यहां क्या होता कि वो बिल्ली उछलकूद नहीं मचाती, उछलकूद नहीं मचाती तो अधिगम नहीं होता। मैंने आपको एक शेर का एग्जांपल दिया था, 8 से 10-15 दिन पहले सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। कहाँ की घटना थी मुझे ध्यान नहीं है, शायद रणथंभौर की थी। उसमें एक शेर के सामने कुत्ता आता है और दोनों कई देर तक देखते हैं, कुत्ता उसके ऊपर घुराता है शेर के ऊपर और उसकी तरफ में भौंकता है, और उसके बाद शेर जो है वो वापस मुड़ करके चला जाता है। तो जो वहां के जो विशेषज्ञ थे, जो पशु विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि शेर इस स्थिति में पूर्णतः शिकार करके खाया पिया हुआ था, उसे उस समय भूख ही नहीं थी, और भूख नहीं थी तो उसने शेर का शिकार नहीं किया, साधारण सी बात है। और अगर भूख होती तो क्या करता, शेर का शिकार करता, और शेर का शिकार करता तो वह सीख जाता कि कुत्ता इस तरह से गुर्राता भी है, उसके बाद भी हम उसको आसानी शिकार कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मेरा एक क्लार्क हल का कहने का मतलब है, जब तक आप में चालकता नहीं होगी, यानी जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी, आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। और यही तो बात आपने आज तक सुनी होगी कि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि आवश्यकता होगी तो आविष्कार होगा, आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होगा। और अगर आवश्यकता हुई तो आविष्कार होगा, आविष्कार होगा इसका मतलब वो सीख जाएगा। बात समझ में आ रही है। दुनिया में थॉमस एडिसन ने कहा था कि मैं दुनिया में दूसरा सूरज बनाऊंगा। किसने कहा? थॉमस एडिसन ने कहा। और क्यों? आवश्यकता हुई कि अंधेरा हो जाता है, उसको आवश्यकता सबको महसूस हुई, लेकिन वो बात अलग है कि उसकी बुद्धि जो है वो सबसे ज्यादा काम करती थी और उसका लेवल अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा था, और उन्होंने उस दिशा में काम किया और लगातार मेहनत की, और मेहनत की तो सीख गए, बल्ब कैसे बनाया जाता सीख गए। थॉमस एडिसन को आज भी, क्योंकि उसका पेटेंट उसके पास, आज भी उसका पैसा उनके पास जाता है। तो आवश्यकता हुई तो आविष्कार हुआ, यही तो बात किसने समझाई है? क्लार्क एल हल ने समझाई है। देखिए ये इसके उपनाम है, पुनर्बलन के सिद्धांत के उपनाम है। वो कहते हैं जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। जैविक आवश्यकता होगी यानी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अन्य कोई शरीर की आवश्यकता होती है, उसमें कमी लाइए। कमी जब लाएंगे यानी कि भूख लग रही है तो उसे भोजन दे दिया, प्यास लग रही है पानी पिला दिया, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ही बालक क्या करेगा? सीखेगा। अगली बात है चालक में न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। देखिए चालक क्या है, उसके लिए भूख, और चालक में क्या लाए हम? कमी। तो जैसे ही चालक में कमी लाए तो वो क्या हो गया? उसी का सिद्धांत, उसी का आवश्यकता में हरासन का सिद्धांत वो कहना चाहता है। अगला आवश्यकता का निष्कर्ष या निष्कर्ष का सिद्धांत। तो देखिए आवश्यकता में निष्कर्ष या निष्कर्ष का सिद्धांत एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया। अगली बात वो कहता है यथार्थ का सिद्धांत, ये भी वही बात है, ठीक है। तो क्लार्क एल हल मोटे तौर पे एक ही बात समझाना चाहते हैं कि अगर आपको आवश्यकता है, बालक को आवश्यकता है, और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही अगर उसे हमने जो है आवश्यकता में कमी ला दी तो बालक सीख जाएगा, नहीं तो बालक नहीं सीख पाएगा। मैंने आपको समझाया ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। ये बात
क्लार्क हल के सिद्धांत में वो समझाना चाहते हैं। क्लार्क हल कहते हैं कि बालक है, कोई बालक, उस बालक का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उस बालक की क्रिया, उस बालक जो अनुक्रिया करता है वो अनुक्रिया, और उस बालक का जो अधिगम है उसमें संबंध स्थापित कर सके। और संबंध स्थापित कब होगा? जब बालक की आवश्यकताओं में कमी आएगी। यानी वो कहते हैं कि बालक की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाइए। किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बना दीजिए, तो बालक आसानी से क्या कर जाएगा यहाँ पे अधिगम कर जाएगा। यही तो बात कौन समझा रहे हैं? क्लार्क हल समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि बालक की आवश्यकता में कमी लाइए, आवश्यकता में कमी ला देंगे तो बालक यहां सीख जाएगा। जैसे देखिए, ये जो क्लार्क हल का सिद्धांत था, इससे पहले दो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, दो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके संबंध में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उनके सिद्धांत को हमें, उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उनके उस एक्सपेरिमेंट को हमें देखना है। और जब एक्सपेरिमेंट को देखेंगे हम तो हमारे समझ में आएगा। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बताऊं, मिलर और डोलार्ड नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे, मिलर व डोलार्ड, ये दो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने क्या प्रयोग किया कि एक 6 वर्ष की बच्ची के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। कितने वर्ष की बच्ची थी? 6 वर्ष की एक बच्ची थी, बालिका थी, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया उसे समझिए। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी पुस्तकें एक रैक में रखी हुई थी, बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी, ठीक है। और इन पुस्तकों के बीच इन्होंने 2 कैंडी छुपा दी। क्या छुपा दी? कैंडी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉलीपॉप कहते हैं, टॉफियां। वो 2 कैंडी इन्होंने क्या कर दी? पुस्तकों के बीच में छुपा दी। जैसे पुस्तकों के बीच में छुपा दी, बच्ची क्या थी यहां? 6 वर्ष की बच्ची कैसी थी? भूखी थी, ठीक है। और ये जो भूखी बच्ची थी, इस बच्ची को, वैसे भी 6 वर्ष की बच्ची थी, टॉफी खाना या कैंडी जो खाना उसे अच्छा पसंद था। तो इस स्थिति में मिलर और डोलार्ड ने उस 6 वर्ष की बच्ची को कहा कि इन पुस्तकों के बीच में क्या छुपी हुई है? कैंडी छुपी हुई है, और ढूंढ लो। उस बच्ची को मिलर और जो डोलार्ड हैं वो कहते हैं, वो अपने एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि इस बच्ची को ये टॉफियां ढूंढने में पहली बार 210 सेकंड का समय लगा। कितने सेकंड का समय लगा? 210 सेकंड का समय लगा। ये कहते हैं कि जब इस बच्ची को दोबारा से यही प्रयोग किया गया तो इस बच्ची को 89 सेकंड लगे, और उसने उस पुस्तक को पा लिया जिस पुस्तक के नीचे वो कैंडी छुपी हुई थी। वापस भी उसी पुस्तक के नीचे छुपाई गई, लेकिन जगह बदल दी गई, पुस्तक वही थी। तो इस बच्ची को 89 सेकंड लगे। जब इसी क्रिया को 9 बार दोहराया गया, 9 बार, तो 9वीं बार में इस बच्ची ने 2 सेकंड में उस पुस्तक को पा लिया जिस पुस्तक के नीचे कैंडी छुपी हुई थी। तो मिलर और डोलार्ड ने यहां इस बात को समझाया कि देखिए, वो जो बच्ची है, वो बच्ची ये सीख गई है, उसकी आवश्यकता में कमी लाने से वो बच्ची सीख गई है कि इस पुस्तक का नाम क्या है और ये पुस्तक कैसी है। उस पुस्तक का पूरा स्ट्रक्चर समझ गई है, वो उस पुस्तक के बारे में उसने कोई पहचान कर ली है, उस पुस्तक की उसने कोई व्याख्या प्राप्त कर ली है, जिससे उसे पता लग गया है, वो समझ गई है कि ये पुस्तक जहां भी होगी वहीं पे क्या छुपी होगी? कैंडी छुपी हुई होगी, और उस पुस्तक को देखते वो झट से पहचानने लग गई है। तो इसी के आधार पे क्लार्क हल कहते हैं, मिलर और डोलार्ड जो ये अपना इन्होंने जो प्रयोग जो दिया, इसी के आधार पे वो कहते हैं कि बालक की आवश्यकताओं में कमी लाइए। और कमी कैसे लाएंगे? पुनर्बलन देकर के कमी लाएंगे। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? जैसे कि ये कोई बालक है, मैं आपको दिखाऊं, ये कोई बालक है, और ये बालक जो है वो यहां भाग रहा है, ठीक है, दौड़ कर रहा है। और जैसे ही दौड़ कर रहा है तो इस बालक को इस टारगेट पर पहुंचना है। इस टारगेट पर पहुंचने के लिए ये बालक यहीं आकर के रुक गया, लेकिन वापस इस बालक को यहां आते ही पुनर्बलन दिया गया। पुनर्बलन, पुनः प्लस बल, बल मतलब फोर्स, और पुनः मतलब दोबारा, उसे दोबारा से, और पुनर्बलन का मतलब यहां आप लगा लीजिए प्रोत्साहन से, उसे प्रोत्साहन दिया गया। जैसे बालक यहां रुकने की कोशिश करता है तो यहां हुटिंग हो रही है, हुटिंग, जोर जोर से हुटिंग हो रही है, भागो भागो। उस बच्चे को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भागो बेटा, आप फर्स्ट आ जाओगे, दौड़ लगाओ, तेज दौड़ लगाओ। और
ये जो ट्रैक बनाया गया है ये इस बालक की क्षमता के अनुसार है। ये नहीं है कि 6 वर्ष के बालक से हम 50 किलोमीटर की दौड़ करवाने की अपेक्षा कर ले, ये गलत बात है। उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार जैसे हमने हुटिंग करी तो बालक यहां पहुंच गया। नहीं, मान लो हुटिंग नहीं करे, दूसरा तरीका देखो पुनर्बलन का। हम इस बच्चे को यहां से धक्का लगाते हैं, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, जैसे बच्चा यहाँ उसने थोड़ा धक्का लगाया, बेटा भागो, तो फिर से उस बच्चे को पुनर्बलन मिला, वो यहां पहुंच गया। उसकी आवश्यकता में कमी लाइए, आवश्यकता में कमी लाएंगे तो बालक क्या करेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो यही तो बात कौन समझाते हैं, क्लार्क कल हल समझाते हैं कि बालक की आवश्यकता में कमी लाओ, और बालक की जब आवश्यकता में कमी लाओगे तो बालक यहां क्या कर जाएगा, सीख जाएगा, उसे पुनर्बलन प्राप्त होगा। और जब पुनर्बलन प्राप्त होगा तो बालक आसानी से सीख जाएगा, और सीखने का मतलब उस बालक को क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अधिगम हो जाएगा। देखिए एक बात को समझिए, इसके बाद अगला जो सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा, बीएफ स्किनर का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। देखिए बीएफ स्किनर के सिद्धांत में सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया, पुनर्बलन को। किसे दिया गया भैया, पुनर्बलन को। ये बीएफ स्किनर के सिद्धांत में तो दो तरह के प्रश्न है, कंफ्यूज मत होना, अभी बता रहा हूं। दो तरह के प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो याद रखना किसने, बीएफ स्किनर ने। ध्यान रखना, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो बीएफ स्किनर ने दिया था। लेकिन अगर कोई पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना क्लार्क कल हल ने दिया। इस प्रश्न में बिल्कुल भी गलती मत करना, 100% आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्लार्क कल हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, और पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया वो किसने दिया था, वो बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा उसे महत्व दिया था। ठीक है, एक जो है बीएफ स्किनर ने जब इस सिद्धांत को पढ़ा, कौन से सिद्धांत को, क्लार्क कल हल के पुनर्बलन के सिद्धांत को पढ़ा, तो उन्होंने इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श सिद्धांत कहा। क्या कहा, अधिगम का उन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श सिद्धांत कहा। किसने कहा, ये आपके बीएफ स्किनर ने कहा। तो आपके कई बार ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि पुनर्बलन के सिद्धांत को आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ अधिगम का सिद्धांत किसने कहा, तो याद रखना बीएफ स्किनर ने कहा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये कहता है, क्लार्क कल हल कहता है कि मानव शरीर जो है वो तो समस्या समाधान की स्वचालित मशीन है। कैसे कहा उसने, इसीलिए कहा यहां कि बालक है, उस बालक के अंदर जो है चालकता पैदा होगी। चालकता, उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक में चालकता पैदा होगी, और जब बालक में चालकता पैदा होगी तो वो उस चालकता की पूर्ति करने के लिए क्रिया करेगा। क्या करेगा, क्रिया करेगा, और यही जो क्रिया करेगा इसी से तो वो सीखेगा। मैंने बताया ना कि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो क्लार्क कल हल का पुनर्बलन का सिद्धांत पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट पे, चालकता की कमी पे, चालकता के जो है आवश्यकता के हरासन पे, अवकलन पे, इन चीजों पे वो बल देता है, और इन्हीं पे बल देने के कारण इनका जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन का सिद्धांत है। और पुनर्बलन के सिद्धांत में वो बालक को अधिगम कैसे हो, ये बात वो अपने सिद्धांत में समझाते हैं। आपको मोटी मोटी बातें इसकी याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया। इन चीजों को, इनके उपनाम याद रख लेना आप अपने दिमाग में, और इनके जो सिद्धांत का जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी मैंने सारी बातें बता दी हैं। इस प्रश्न को जरूर दिमाग में सेट कर लेना आप कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क कल हल ने, लेकिन पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया। इसके बाद हम बीएफ स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए यहीं मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस क्लास को जो है देखा, सुना और पढ़ा। और मैं आपसे आशा ही नहीं, विश्वास और उम्मीद भी करता हूं कि आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अभी इसी वक्त शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप एग्जाम नगर EXAMNAGARR आप सर्च करें, मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। वहाँ मेरे से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। और उसके बाद व्हाट्सएप से जुड़ना और मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ने के लिए एग्जाम नगर सर्च करें। बाकी सब जानकारियाँ आपको मेरे वहाँ से लगातार अपडेट्स
मिलते रहेंगे। इस पूरे को आपने बहुत अच्छे से समझा, मुझे इस बात की आशा ही नहीं विश्वास भी है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।